वहीं मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि वो किंग मेकर हैं जो किसी भी दल के सियासी गणित को बिगाड़ सकते हैं। 2018 में जब ये वर्ग बीजेपी से नाराज हुआ तो ये नाराजगी चुनाव परिणाम में भी नजर आई। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी चुनाव में कर्मचारी फैक्टर 2018 में नाराजगी का दिखा था असर। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्मचारी वर्ग भी एक बड़ा फैक्टर है। दरअसल मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग किसी भी सियासी दल के समीकरण को बिगाड़ने का मादा रखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 7.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं, जबकि 2.5 लाख के करीब संविदा और दूसरे कर्मचारी हैं। 10 लाख कर्मचारियों के परिवार का मतलब 30 लाख वोटर है। कहा जाता है कि 2018 के चुनाव में कर्मचारी वर्ग की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। दरअसल कर्मचारियों को सर्विस वोटर की श्रेणी में रखकर उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है और 2018 में पोस्टल बैलेट के ज्यादातर वोट कांग्रेस को गए थे। अगर चंद विधानसभा सीटों के उदाहरण को देखें तो मुरैना में बीजेपी को जहां 502 तो कांग्रेस को 1120 पोस्टल बैलेट के वोट मिले थे। इस तरह ग्वालियर में बीजेपी को 802, कांग्रेस को 1382, छतरपुर में बीजेपी को 530, कांग्रेस को 941, चित्रकूट में बीजेपी को 247 तो कांग्रेस को 500 पोस्टल बैलेट वोट मिले। इसी तरह चुरहट में बीजेपी को 385 और कांग्रेस को 717 वोट मिले। सांची में बीजेपी को 807 और कांग्रेस को 1381 पोस्टल बैलेट के वोट मिले थे। हालांकि माना जाता है कि 2 साल बाद यानी 2020 तक बीजेपी को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी थोड़ी कम हुई थी और इसका असर 2020 के उपचुनाव पर भी पड़ा। 2020 के उपचुनाव में पोस्टल बैलेट के वोट पर नजर डालें तो मुरैना में बीजेपी को 641 तो कांग्रेस को 751 वोट मिले। ग्वालियर में बीजेपी को 1462 तो कांग्रेस को 861 वोट मिले। इस तरह ग्वालियर पूर्व में बीजेपी को 802 और कांग्रेस को 761 वोट मिले। डबरा में बीजेपी को 594, कांग्रेस को 659 पोस्टल बैलेट के वोट मिले। बमौरी में बीजेपी को 668, कांग्रेस को 262, मुंगावली में बीजेपी को 1163 और कांग्रेस को 738 पोस्टल बैलेट के वोट मिले। आंकड़े बता रहे हैं कि उपचुनाव में कर्मचारी वर्ग की नाराजगी कम जरूर हुई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि इस बार शिवराज सरकार में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 35 साल की सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को चौथा वेतनमान मिल रहा है। संविदा कर्मियों को 90 की जगह 100% वेतन और पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान काटे गए वेतन वापस हो रहे हैं, वहीं कर्मचारियों पर दर्ज केस भी वापस लिए जा रहे हैं। इधर कर्मचारियों को लुभाने के लिए शिवराज सरकार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही थी, तो उधर कांग्रेस ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। दरअसल कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे से काफी उम्मीद है। सरकार बनने पर कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया है। कांग्रेस छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान का उदाहरण भी कर्मचारियों को दे रही है। कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2018 में उठाना पड़ा था और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि कर्मचारी बड़ी संख्या में नाराज है। अभी हाल ही में पटवारी की हड़ताल हुई जो पूरी नहीं हो पाई। तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग अभी भी नाराज चल रहा है। हाँ, जरूर तहसीलदार और उससे ऊपर के ग्रेड के लोगों की कुछ मांगे सरकार ने मांगी तो इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि जैसे विद्युत मंडल है या अन्य तरह जगह पर भी जो कर्मचारियों की मांगे वो आज भी जस की तस है जो 2018 में थी और इसकी नाराजगी की खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर कर्मचारी वर्ग भी किंग मेकर से कम नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी में इस वर्ग को अपने पाले में रखने के लिए होड़ मची हुई है। जितनी संवेदनशीलता के साथ, जितनी गंभीरता के साथ जब भी कर्मचारियों को कोई विषय आया, अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री का जबलपुर प्रवास हुआ था, तो कृषि उपज मंडी को लेकर कुछ कर्मचारी हड़ताल में बैठे तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की। पूरे प्रदेश के कृषि उपज मंडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि हमारी हड़ताल और हमारी जो मांगे थी माननीय मुख्यमंत्री से मांगी है। इस तरह जब भी जो भी कोई विषय माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में आया तो उस पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक मनन किया और उसके कर्मचारियों के हित में जो बेहतर निर्णय हो सकते हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्मचारियों के हित में जो बेहतर निर्णय हुए
उसको करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों का विश्वास खो चुकी है। आपने देखा किस तरीके से जब कर्मचारी वर्ग ओपीएस की मांग करता है तो उस पे जो उनके जवाबदार रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, मंत्रीगण रहते हैं, उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। जब हमारे कर्मचारी साथी उसके लिए आंदोलित होते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। और जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, 2018 में भी इनका साथ कांग्रेस पार्टी के साथ था और 2018 के चुनाव में माननीय कमलनाथ जी ने हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए जो योजनाएं बना रहे थे और 5 साल में जो उसको पूर्ण करनी थी, उससे कर्मचारी वर्ग बड़ा ही उत्साहित था। मध्य प्रदेश में जिस तरह 2018 में बीजेपी कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला रहा था और दोनों पार्टियों में महज चंद सीटों का फासला था, उसे देखते हुए अब की बार 2023 में हर एक वोट बैंक को लेकर खास रणनीति बनाई गई है और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी हमेशा साइलेंट मोड में रहता है, क्योंकि कर्मचारी का रुख किस तरफ है ये कभी भी साफ नहीं हो पाता। लेकिन 2018 के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, कहीं ना कहीं उसका असर 2023 विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि कर्मचारियों को साधने की सरकार ने पुरजोर कोशिश की है। देखना ये होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का कर्मचारी किस ओर इशारा करता है। योगेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में वोटिंग को लेकर वोटर क्या सोचता है और अपने जनप्रतिनिधि से उसकी क्या उम्मीद है, इस रिपोर्ट में देखिए। आने वाले भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा नेताजी कुछ करें, इसलिए करते हैं। जो भी मुद्दे रहते हैं उनके हिसाब से अपना उम्मीदवार चुने। वोट डालते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए। जी हाँ, लोकतंत्र के पर्व में वोट देना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास भी कराता है। हालांकि अब वक्त के साथ चीजें काफी बदल गई हैं। मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है और मतदाता भी जागरूक हो रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा नेताजी कुछ करें, इसलिए करते हैं। महंगाई कम हो, कुछ कोई अच्छा सदस्य, अच्छा नेता बने। वोट डालते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए, जनता के लिए, शहर में कोई विकास हो उसके लिए वोट डालते हैं। वोट क्यों डालते हैं? जो इसी वजह से कि हमारा प्रत्याशी जीत जाए या नई सरकार बन जाए, और क्या यही। वोट इसलिए डालते हैं कि अपने जो भी मुद्दे रहते हैं उनके हिसाब से अपना उम्मीदवार चुने, ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। तो मतदाता भी न सिर्फ जागरूक हैं बल्कि दूसरों को भी जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। हालांकि चुनाव में उतरने वाले जनप्रतिनिधियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 21वीं सदी का वोटर सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता। वोटर चाहता है कि उनके जनप्रतिनिधि उनसे किए वादों को पूरा करें। कहीं ना कहीं ये लोग जनता का पैसा जनता को ही बांट रहे हैं, जनता को खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो, अपने मतलब का जीतेगा तो कुछ काम करेगा ही। हाँ, अब ये बात अलग है कि कोई कुछ अपने मुद्दों पे करता है कि नहीं करता है। अलग अलग तरह के राजनीति में सब अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन हो या जनप्रतिनिधि, दोनों की सहभागिता जरूरी है। इसी में लोकतंत्र की सुंदरता और लोकतंत्र की मजबूती है। विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।